हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर वर्ल्ड वॉर पढ़ रहे थे। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग ने क्या पढ़ा था। तो हम लोग थे जर्मनी ने किस तरह से सारे जगहों पर अपनी कॉलोनीज़ बनाना शुरू करी। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में वही पढ़ा था कि कैसे यूरोप की कंट्रीज़ ने कैसे अपनी कॉलोनीज़ बनानी शुरू करी अफ्रीका और जितने भी अलग अलग कॉन्टिनेंट्स थे उसमें। ठीक है, मेन शुरू कहाँ से हुआ था? यूरोप से हुआ था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो कंट्रीज़ थी उनकी लालच एक तरीके से बोलें तो वो बढ़ते बढ़ते दूसरे कॉन्टिनेंट तक पहुँच गई। ठीक, जैसे अफ्रीका, एशिया, इन सब में उनकी लालच बढ़ती गई। उन्होंने कॉलोनीज़ वहाँ पे बनानी शुरू करी, कंपटीशन बढ़ना शुरू हुआ। हम लोग ने ये सारी चीज़ें पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने ये देखा कि कैसे सबने अपने नेशनलिज्म का बहाना बनाकर एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहा। ठीक, इन सिंपल लैंग्वेज वी आर टॉकिंग, कैसे अपने पेट्रियाटिज्म की भावना लेके उन्होंने दूसरे नेशंस को नीचा दिखाना चाहा और कंपटीशन के चलते चलते वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। ठीक है, आज हम लोग एक और मेजर कॉज के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर बढ़ी। ठीक है, और कंट्रीज़ को रीजंस मिले कि अब हम लोग को युद्ध करना ही है। हम लोग ने क्या पढ़ा था? ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल आर्ट के बारे में। ये ज़रूरी है इसलिए फिर से रिवाइज कर रहे हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसी के ऊपर फिर पूरा चैप्टर हमारा बेस्ड है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ठीक है, इसी के ऊपर पूरा हमारा बेस्ड है। यहाँ तक वर्ल्ड वॉर 2 भी थोड़ा बहुत इसी पे डिपेंडेंट है। ठीक, तो पहले हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ किसके किसके साथ थी और कौन कौन सी ट्रीटीज साइन हुई थी। ठीक है, तो हम लोग ने ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल आर्ट के बारे में पढ़ा था। ट्रिपल अलायंस हुआ था 1879 में, जिसमें पहले सिर्फ 2 कंट्रीज़ थी, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी। ठीक है, प्लस उसके 3 साल बाद इटली ने हाथ मिलाया और इटली उसमें शामिल हो गई। ठीक है, तो ट्रिपल अलायंस में आता है जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। इतना क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग जंप करते हैं अब ट्रिपल आर्ट में। ठीक है, ट्रिपल आर्ट में क्या आता है वो देखते हैं। तो उसमें था हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रिटेन। ठीक है, पहला। उसके अलावा फ्रांस था, उसमें ब्रिटेन, फ्रांस, उसके बाद रशिया। ठीक है, तो ये 3 थी उस किसमें? हमारे ट्रिपल आर्ट में थी। ट्रिपल अलायंस में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली, और उसके साथ साथ ट्रिपल अलायंस बनी उसके कंपैरिजन में, कंपटीशन में, जिसमें था फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके आगे क्या हुआ, कैसे कैसे सब ने अपना हाथ मिलाना शुरू किया। तो जर्मनी हमारी सबसे ज़्यादा ग्रीडी एक तरीके से बोले तो हुए, जर्मनी सबसे ज़्यादा ग्रीडी थी। ठीक है, उनकी ये जर्मन पीपल की और जर्मन के पॉलिटिकल लीडर्स की ये लालच था कि उनका एम्पायर, उनका कल्चर हर जगह स्प्रेड हो जाए। ठीक, और वो रूल करने लगे। ठीक है, तो जर्मन ने सबसे पहले शुरू किया अपना कॉलोनीज़ बनाना। ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जर्मन ने काफ़ी सारी चीज़ें अपनाई, टेक्निक्स अपनाई, जैसे नेवी को स्ट्रॉन्ग बनाना, आर्मीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाना। तो ये सारी चीज़ें जर्मन ने अपनाई, जिसको रोकने के लिए इंग्लैंड ने एक बार रिक्वेस्ट की कि आप ऐसा मत करिए। लेकिन जब जर्मनी ने कुछ भाव नहीं दिया, डिड नॉट पे एनी हीड, तो क्या हुआ? इंग्लैंड ने फिर सोचा अब हम भी कंपटीशन में उतरते हैं, हम भी पावरफुल हैं, तो उन्होंने भी फिर 2-3 शिप वैसे ही बना डाली। ठीक, इतना तक क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेंच कैसे आया और ब्रिटेन वगैरह ने कैसे कब्जा किया। तो धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही थी। जर्मन जा रहा था आगे और वो अफ्रीका में अपनी कॉलोनीज़ बनाया हुआ था। ठीक है, उसके बाद ब्रिटेन ने सोचा, जब ब्रिटेन के मन में ये आया कि हमारी कॉलोनीज़ तो कहीं बनी नहीं है, हमारा जो ब्रिटेन है वो कोलैप्स कर जाएगा ऐसे, तो उन्होंने अपना जो इम्पैक्ट है वो बनाना शुरू किया। ठीक है, उन्होंने अफ्रीका पर जाके कब्जा करना शुरू किया। तो ब्रिटेन ने आधे से ज़्यादा अफ्रीका पे पूरा कब्जा कर लिया और उसके साथ साथ फ्रांस भी आगे आया और फिर उसमें बेल्जियम और सारी कंट्रीज जो थी उन्होंने हाथ मिलाया। ठीक है,
तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में उसी बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ, एक कॉन्टैक्ट बना उनके बीच। ईयर कौन सा था? 1904, ठीक है। तो 1904 में उनके बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसके तहत ये था कि ब्रिटेन के अंडर अब आएगा सारी पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर इजिप्ट, ठीक है। अब ब्रिटेन कंट्रोल करेगा इजिप्ट को, ठीक है। फ्रांस के हाथ में क्या है ये देखते हैं। तो फ्रांस टू हैव कंट्रोल ओवर मोरक्को, ठीक। ब्रिटेन गया इजिप्ट के पास और फ्रांस गया मोरक्को के पास। तो ये दो एग्रीमेंट साइन हुआ। अब जैसे ही जर्मनी को इस बात की खबर हुई, जर्मनी ने क्या किया? अपोज्ड किया फ्रेंच के क्लेम को, यानी जो फ्रेंच क्लेम कर रहा था, जो एग्रीमेंट हुई थी। अब एग्रीमेंट तो भाई ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुई थी बस, और सारी कंट्रीज ने तो उसमें हामी नहीं भरी थी, तो उनके पास राइट था ना पूरा कि वो अपोज कर सके। तो जर्मनी ने वही किया, ठीक। जर्मनी ने अपोज किया फ्रेंच की क्लेम करने को, जो क्लेम कर रहा था कि मोरक्को मेरा है, सारे पॉलिटिकल कंट्रोल मेरे होंगे, उसको जर्मनी ने अपोज किया, ठीक। जर्मनी ट्राइज टू फोर्स हर ओपिनियन ऑन फ्रांस बाय सेंडिंग अ गन बोट पैंथर। अब जर्मनी ने क्या एक्शन लिया? जर्मनी ने अपोज किया और अपने ओपिनियन फोर्स किया उसके ऊपर। और किसके थ्रू किया? उन्होंने अपनी अब आर्मी भेजनी शुरू कर दी उसमें, कि किसी तरह से बस फ्रांस वो जगह खाली कर दी। इतना तक क्लियर था हम लोग को। आगे देखते हैं। तो जो नेक्स्ट कॉज है वो एक हम लोग कह सकते कॉन्स्पिरेसी रची गई थी, ठीक है। तो कॉन्स्पिरेसी किसके थ्रू रची गई थी हम लोग वो भी पढ़ेंगे अभी। तो कहाँ की बात हो रही है? ऑस्ट्रिया हंगरी की बात हो रही है और उनके राजाओं की बात हो रही, राजा की बात हो रही है। नॉट एक्चुअली राजा, वो प्रिंस थे जो अभी फ्यूचर में राजा बनने वाले थे, ठीक है। तो अपकमिंग एम्परर हो गए वो। तो हम लोग बात करें सराजेवो क्राइसिस की, ठीक है। सराजेवो क्राइसिस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ था? इसको इमीडिएट कॉज था ये, ठीक है। इमीडिएट कॉज था। अब जैसे हम लोगों ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे इंडिया की पढ़ी थी, उसमें इमीडिएट कॉज कौन सा था कि यहाँ पे रूमर्स फैलने लग गए थे, फिर रिमेंबर्स कि यहाँ पे रूमर्स फैलने लग गए थे गन्स को लेके, हाँ, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो ऐसी गन बना रही है जिसका जो कार्ट्रिज है उसमें मीट, उसमें जो फैट है वो काऊ का है और पिग का है ना। ऐसा वहाँ पे रूमर्स फैले थे जिसकी वजह से इंडियंस को एक और मौका मिला था वॉर के लिए। ठीक उसी तरह ऑस्ट्रिया हंगरी को भी एक और मौका मिला था, तो उसको नाम दिया गया इमीडिएट कॉज, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ सराजेवो क्राइसिस, ठीक है। सराजेवो क्राइसिस, तो उसमें क्या हुआ, बोसिना, एक जगह है बोसिना, एनेक्स्ड बाय ऑस्ट्रिया इन 1908। 1908 में ऑस्ट्रिया हंगरी के अंदर एक जगह आई थी जिसका नाम था बोसिना, ठीक है। क्या नाम था? बोसिना। तो ये एनेक्स बाय ऑस्ट्रिया इन 1908, ठीक है। 1908 की बात है जिसमें ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोसिना को अपने अंडर कर लिया था, एनेक्स कर लिया था, ठीक। अब बोसिना के जो पीपल थे वो एंसेस्टर्स थे किसके? सर्बियंस के, ठीक है। किसके एंसेस्टर्स थे? सर्बियंस के एंसेस्टर्स थे, नॉट सॉरी, सर्बियंस के एंसेस्टर्स वो नहीं थे। बोसिना जो थे वो सर्बियन का एंसेस्टर था, ठीक है। सर्बियन के पीपल का जो फ्यूचर जनरेशन थी वो उसमें रहती थी, बोसिना में रहती थी, ठीक है। तो बोसिना किसने एनेक्स किया था? ऑस्ट्रिया हंगरी ने 1908 में। बोसिना किसकी जनरेशन थी? वो थी सर्बियंस की, ठीक है। यानी बोसिना के एंसेस्टर्स कौन थे? सर्बियंस थे, ठीक। अब दे वॉन्टेड अ यूनियन विथ अदर सैल्विक स्टेट। अब सैल्विक क्या होता है ये देखते हैं। सैल्विक होता है ब्रांच ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस को हम लोग बोलते हैं सर्बियन लैंग्वेज, ठीक है। डीप में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक दो टर्म याद रखने ज़रूरी है। जैसे हम लोगों ने पहले ही बोला कीवर्ड्स, है ना, तो कीवर्ड्स याद रखने ज़रूरी है। इसमें एकदम डीप में इसकी मीनिंग याद रखनी ज़रूरी नहीं है अभी। तो दे वॉन्टेड अ यूनियन विथ अदर सैल्विक स्टेट। अब जो हमारे बोसिना के पीपल थे जिनके एंसेस्टर, बोसिना के एंसेस्टर्स कौन थे? सर्बियंस थे, ठीक है। सर्बियंस की कंटिन्यूइंग जनरेशन थी बोसिना। तो बोसिना के पीपल ये चाहते थे कि हमारा और यूनियन बने
जिसमें हमारे सैल्विक पीपल हों। सैल्विक मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस जो बोलते हों। बस इतना तक हम लोग को याद रखना है, डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बोस्निया ये चाहते थे, बोस्निया के पीपल ये चाहते थे, बोस्निया के पीपल ये चाहते थे कि जो यूनियन है उसमें सैल्विक पीपल रहे जो कि यूज़ करते हैं इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, ठीक है। दे फॉट अगेंस्ट ऑस्ट्रिया हंगरी गवर्नमेंट। अब इसके लिए उन्होंने ऑस्ट्रिया हंगरी की गवर्नमेंट से लड़ाई की। ये थोड़ा हम लोग का एक तरीके से कन्फ्यूजन हो रहा है। हम लोग इसको छोटे एग्जाम्पल में बात करते हैं। जैसे हमारा इंडिया, हमारे इंडिया में अलग अलग लोग रहते हैं, ठीक है, उनकी अलग अलग एंसेस्टर्स हैं और उनकी अलग अलग लैंग्वेज हैं, बिलीव्स हैं, कल्चर हैं, ठीक है। अब जैसे ब्रिटिशर्स आ रहे थे यहाँ पे और ब्रिटिशर्स अपना यहाँ पे थोप रहे थे हम लोग के ऊपर कि नहीं अब आपको यही अपनाना है, क्रिश्चियन बनना है आपको, तो इंडियंस को पसंद नहीं आया था वो चीज़, है ना। तो इंडियंस ने आवाज़ उठाई थी किसके खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। तो उसी तरीके से अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो बोस्निया हो गया हमारा इंडिया, ठीक है, और ऑस्ट्रिया हंगरी हो गया हमारा ब्रिटिश, ठीक है। तो ब्रिटिश ने कब्जा किया था इंडिया पे, ठीक उसी तरह ऑस्ट्रिया हंगरी ने कब्जा किया है बोस्निया पे, ठीक है। बोस्निया किसके फ्यूचर जनरेशन, किसकी वो हैं हमारे सर्बियंस की, ठीक है। यानी सर्बियंस जो हैं वो बोस्निया के एंसेस्टर्स थे, ठीक। अब बोस्निया के पीपल क्या चाहते थे कि उनके एक यूनियन बने, अलग से उनका एक ग्रुप बने जिसमें सिर्फ सैल्विक पीपल हों। सैल्विक यानी जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए वो ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ आवाज़ उठाए, उनके खिलाफ वो लड़े, ठीक है। दे फॉट अगेंस्ट ऑस्ट्रिया हंगरी, यानी अपने हक के लिए वो उस कंट्री की गवर्नमेंट से लड़े। ऑल राइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ऑन 28 जून 1914, अब 28 जून की बात है, डेट क्या है 1914। वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुई, 1914 से 1918 तक ख़त्म हुई, ये आ गया वही वाला साल, ठीक है। तो ऑन 28 जून 1914, वॉर जुलाई में शुरू हुई थी, ये जून का इंसिडेंट है, ठीक है। इसने और हवा दी थी वॉर को। तो द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया, क्राउन प्रिंस यानी होने वाले राजा, ठीक है। क्राउन हम लोग ने पढ़ा था कि जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है उसको हम लोग चेयर से रिफ़र करते हैं या तो क्राउन से रिफ़र करते हैं। तो इसमें क्राउन प्रिंस, प्रिंस यानी किंग तो होता नहीं है, जो उस प्रिंस का कोई जनरेशन होता है, सॉरी किंग की जनरेशन को हम लोग प्रिंस या तो प्रिंसेस बोलते हैं, ठीक है। क्राउन प्रिंस यानी जो होने वाले राजा हो, ठीक है। तो होने वाले राजा ऑस्ट्रिया हंगरी के अपनी वाइफ के साथ, ठीक है, अपनी वाइफ के साथ एक टूर पर गए थे, ठीक है। अपनी वाइफ के साथ उस कंट्री में एक टूर पर गए थे। कहाँ पे गए थे, सराजेवो में, ठीक है, वहाँ पे टूर पर गए थे ये। तो उसमें क्या हुआ, उस टाइम पे क्या हुआ, असैसिनेशन, असैसिनेशन मतलब किलिंग और मर्डर, ठीक है। जब किसी हायर अथॉरिटी यानी वीआईपी का जब मर्डर होता है, किलिंग होती है, उसको हम लोग असैसिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो क्राउन प्रिंस एंड हिज वाइफ वॉज असैसिनेटेड। अब कैसे हुआ ही वो देखते हैं। कैपिटल ऑफ बोस्निया में, ये कहाँ पे हुआ था, कैपिटल ऑफ बोस्निया में हुआ था। अब जैसे हम लोग इंडिया का फिर से एग्जाम्पल ले, बोस्निया हो गई इंडिया, अब इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली। दिल्ली में किसी का मर्डर हुआ, ठीक है, ठीक उसी तरह बोस्निया हो गया। तो बोस्निया का कैपिटल क्या हो गया, सॉरी यस, बोस्निया का कैपिटल क्या हो गया, सराजेवो, ठीक है। इतना सिंपल है, इसको फिर से एक बार देखते हैं हम लोग। तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने एक प्लेस एनेक्स की थी, ठीक है। उस प्लेस का क्या नाम था, बोस्निया। एक सिटी थी उसका नाम था बोस्निया, ठीक। वो कब किया था उन्होंने एनेक्स, 1908 में, ईयर था 1908। अब जो हमारे बोस्निया के लोग थे वो उनके एंसेस्टर्स कौन थे, सर्बियंस, ठीक है। सर्बियंस पीपल जो थे वो बोस्निया पीपल के एंसेस्टर्स थे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। तो बोस्निया की ये नीड थी, वो ये चाहते थे कि उनका एक अलग यूनियन बने, उनका एक अलग ग्रुप फॉर्म हो जिसमें सिर्फ सैल्विक स्टेट्स के पीपल हों। सैल्विक यानी जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर से कह रहे हैं, इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक डेफिनेशन याद रखनी है कि दे वांटेड टू हैव अ यूनियन
ऑफ ओनली साल्विक स्टेट पीपल, ठीक है, सिर्फ साल्विक स्टेट लोगों, जितने भी साल्विक पीपल हैं उनका वो लोग यूनियन चाहते थे। उसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, फाइट की है वो लोग किसके खिलाफ, ऑस्ट्रिया हंगरी के गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, ठीक है। जब उनका बस नहीं चला तो क्या हुआ, 28 जून 1914 को क्राउन प्रिंस यानी जो बनने वाले राजा और उनकी वाइफ एक टूर पर गए थी, ठीक है, एक टूर पर गए थे। अब टूर है तो राजा रानी का जब टूर होगा तो भीड़ तो होगी, क्राउड होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो उसी क्राउड के बीच में एक ग्रुप था, ग्रुप का क्या नाम था, ब्लैक हैंड। ब्लैक हैंड एक ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से कहें तो थी, और जिसके थ्रू ये लोग मर्डर वगैरह को, कुछ ऐसा एक इन लोग का यूनिफॉर्म था, ठीक है, एक यूनियन था, सॉरी एक उन लोग का यूनियन था। तो उसी के मेंबर्स, उसी के कॉन्स्पिरेटर्स वहाँ पे क्राउड में उसमें शामिल थे, ठीक है, उसी क्राउड में शामिल थे। अब किस तरीके से मर्डर हुआ, असैसिनेशन कैसे हुआ वो देखते हैं। तो द असैसिन जब जो मर्डरर था, असैसिन जो था उसका नाम था गैव्रिलो प्रिंस, ठीक है, और वो 19 ईयर्स का था, ठीक है। गैव्रिलो प्रिंस वॉज ऑफ 19 ईयर्स ओल्ड, बोस्नियन, वहीं का सिटीजन था जिस प्लेस को ऑस्ट्रिया हंगरी ने एनेक्स्ड किया था, ठीक है। द फर्स्ट स्टूडेंट रेवोल्यूशनरी टू चेंज द कोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ यूरोप, एक ग्रुप उन लोग ने फॉर्म किया था रेवोल्यूशनरी करके, ठीक है। अभी आप लोग आगे इसको पढ़ेंगे, रेवोल्यूशनरी करके कुछ एक तरीके से कैसे थे, यंगर जो 19-20 ऐसे एज के लोगों ने एक ग्रुप फॉर्म किया था जिसमें स्टूडेंट्स थे, ठीक है, जो चाहते थे यहाँ पे चेंजेस हो, रेवोल्यूशंस हो। तो उन्हीं के एक ग्रुप के मेंबर ने जो वहाँ का सिटीजन था, ठीक है, वो कहाँ का सिटीजन, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कैपिटल ऑफ सराजेवो, जो क्या थी, बोस्निया, ठीक है, कैपिटल ऑफ बोस्निया जो है सराजेवो। तो बोस्निया का एक सिटीजन था जो कि उसने मर्डर किया था, ठीक है, किसका, प्रिंस का। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ, असैसिनेशन प्लान्ड इन सर्बिया बाय अ सीक्रेट सोसाइटी। अब सर्बिया हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो एंसेस्टर्स जो बोस्निया के पीपल हैं उनके एंसेस्टर्स कौन थे, सर्बियंस थे, ठीक है। तो ये जो फॉर्म हुई था, ये जो असैसिनेशन प्लान किया गया था, ये सर्बिया के पीपल के थ्रू प्लान किया गया था, उनकी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था ब्लैक हैंड। उस सोसाइटी का क्या नाम था, ब्लैक हैंड, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ अ कॉन्स्पिरेटर फेल्ड। अब जो वहाँ पे जिसने ये सब षड्यंत्र रचा था और जो असैसिन था, पहला अटेम्प्ट एक का फेल हो गया, वो था बॉम्ब अटैक, ठीक है, उसी दिन हुआ था वो बॉम्ब अटैक भी। तो एक कॉन्स्पिरेटर ने एक बॉम्ब फेंका, ठीक है, अब वो बॉम्ब फेल हो गया, मतलब वहाँ पे बर्स्ट नहीं होके कहीं और हुआ और सब ने उसको पकड़ लिया, ठीक है, वो कॉन्स्पिरेटर पकड़ा गया, ठीक। अब इतना सब होने के बाद भी वहाँ के राजा जो बनने वाले थे वो उसी रूट से जा रहे थे, ठीक है। अब ये भी नहीं हुआ कि उनकी सिक्योरिटी और हार्ड कर दी जाए, स्ट्रॉन्ग कर दी जाए, वो उसी रूट से जा रहे थे। जब सेनेट हॉल से वो नीचे उतरे, पहले तो सेनेट हॉल तक वो सेफली पहुंच गए, ठीक है, सेफली कैसे, क्योंकि उनका जो पहला अटैक था कॉन्स्पिरेटर का वो फेल हो गया, ठीक। तो सेनेट हॉल तक वो सेफली पहुंचे। वहाँ से वो रिटर्न जब करने लगे, जब वापस आने लग गए, तो क्या हुआ, उन्होंने सेम रूट अपनाया, दे चूज सेम रूट। उसके रूट में क्या हुआ, वहाँ पे और भी कॉन्स्पिरेटर्स थे, ठीक है। अगर हम लोग देखा जाए, अगर ये रोकना होता तो जो प्रिंस थे, जो जो बनने वाले थे राजा, उनको अपना रूट चेंज कर लेना चाहिए था जब ये हो ही चुका था तो, लेकिन नहीं, कोई भी सिक्योरिटी ऐसी भी टाइट नहीं थी, तो वो उसी रूट से गए दोबारा, ठीक है। और उस रूट में क्या हुआ, वो जो 19 ईयर्स का हम लोग लड़का भी पढ़े, जो रेवोल्यूशनरी ग्रुप का एक स्टूडेंट था, उसने मर्डर करा, उनका असैसिनेशन हुआ वहाँ पे प्रिंस का, कैसे, उनको शॉट कर दिया, ठीक है, यानी गोली मार दी गई उनको, वाइफ को उनकी, प्रिंस को और साथ ही साथ ड्राइवर को भी, ठीक। तो ये था पूरा सीन असैसिनेशन का। अब इसके बाद क्या हुआ ये देखते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्पिरेटर फेल्ड, जो कि था बॉम्ब अटैक, अभी पढ़ाया। उसके बाद द प्रिंस कॉन्टिन्यूड हिज टूर ऑन द सेम रूट, अब वो उसी रूट पे फिर से जाने लग गए। नेक्स्ट, लेटर
नो वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर किल्ड देम बाय शूटिंग। अब एक कॉन्स्पिरेटर ने उनको शूटिंग के थ्रू उनका असैसिनेशन हो गया, उनका मर्डर हो गया। ठीक, अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि इसके आगे और क्या है। तो हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, इंपीरियलिज्म पढ़ा, जिसमें कि सब ने ये देखा कि सब में ग्रीड थी, कि सब लोग का मैड स्ट्रगल हम लोग ने पढ़ा था कि सब में ग्रीड थी कि जाएं और जाके अपनी अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश कर लें, जिसमें जर्मनी ने सबसे पहले अपना हाथ डाला, उसके बाद ब्रिटेन और बाकी सारी चीज़ें आने लग गई। तो ब्रिटेन ने एक तरीके से इतना कुछ वैसे तो किया नहीं, लेकिन उसने तब हाथ अपना डाला, तब उसने अपना योगदान दिया जब बेल्जियम पे अटैक हुआ। अब बेल्जियम पे क्यों अटैक हुआ हम लोग वो देखेंगे। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट्स ऑफ डार्डनेल्स। ठीक है, हम लोग पहले अब ये देखेंगे और उसके साथ साथ हम लोग पढ़ते हैं कि जो ये असैसिनेशन हुआ था, उन प्रिंस का नाम था आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनांड। उन प्रिंस का नाम था आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनांड। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, प्रिंस का नाम था आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनांड। ठीक है, इनका असैसिनेशन हुआ था। अब यही इवेंट जो लीड किया था वॉर में, जो हुई थी जुलाई में। असैसिनेशन कब हुआ, जून में, वॉर कब हुई, जुलाई में। ईयर सेम है 1914। ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी को शक हुआ सर्बिया पे। ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी को उस पर शक हुआ। ऑस्ट्रिया हंगरी ने क्या किया, सेंस ह्यूमिलिएटिंग टर्म्स टू सर्बिया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने शक किया पहली चीज़ तो, उसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने ये एक्शन लिया कि कुछ एक कॉन्टैक्ट के फॉर्म में भेजा, एग्रीमेंट भेजा कि आप ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लें और जो अपने हथियार है वो हमारे सामने डाल दें। कोई भी देश, अगर हम लोग देखें, कोई भी देश ऐसे तो हार मान नहीं लेगा। सब देश की, हर एक देश की अपनी एक प्राइड है, रिस्पेक्ट है। ठीक, अब एक कॉन्टैक्ट के तहत कोई भी देश अपने हथियार नहीं डाल देगा, हार नहीं मान लेगा, किसी दूसरे देश के सामने नहीं झुक जाएगा। तो वही किया सर्बिया ने भी। सर्बिया ने भले ही कॉन्स्पिरेसी रची, सबको पता था, लेकिन सर्बिया ने हार नहीं मानी, उसने वॉर करवाई। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया हंगरी सेंस ह्यूमिलिएटिंग टर्म्स टू सर्बिया। ह्यूमिलिएटिंग कैसे हैं, अब किसी देश को आप बोल रहे हैं कि आप बिना वॉर के हमारे सामने हथियार डाल दीजिए और जितनी भी आपकी पॉलिटिकल कंट्रोल्स हैं वो हमारे अंडर कर दीजिए। तो ये एक तरीके से ह्यूमिलिएटिंग है दूसरी कंट्रीज़ के सामने। ठीक, कोई भी कंट्री ये एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, ऑस्ट्रिया अज्यूम्ड दैट प्रिंस एंड फेलो कॉन्स्पिरेटर हैड प्रिंसिप। उसका नाम क्या था, जो कॉन्स्पिरेटर था उसका नाम प्रिंसिप था, नॉट प्रिंस। इधर पे एक मिस्टेक हुई थी, उसका नाम था प्रिंसिप। ठीक है, तो जो कॉन्स्पिरेटर था गैव्रिलो प्रिंसिप, उसका नाम ये था। ठीक है, नॉट प्रिंस, प्रिंसिप। तो उसने उनको उसके ऊपर शक हुआ और ये बोला गया, ये अज्यूम किया गया ये चीज़ ऑस्ट्रिया हंगरी के थ्रू कि जो उसके फेलो कॉन्स्पिरेटर्स थे, जितने भी वहाँ पे ग्रुप फॉर्म हुआ था, पहला कॉन्स्पिरेटर फेल हो गया था अटैक करने में, है ना, बॉम्ब कहीं और जाके बर्स्ट हुआ था, दूसरा वाला सक्सेसफुल हो गया। तो सब लोग ये समझ गए थे कि आखिर ये एक कोई यूनियन है, कोई ग्रुप है। ठीक, अब ऑस्ट्रिया हंगरी ने क्या अज्यूम किया कि जो उनके ग्रुप है वो, इनके पास जितने भी हथियार आ रहे हैं, जितने भी इनके पास स्ट्रेंथ आ रही है ये सब करने की, वो सारी आ रही है सर्बिया से। ठीक है, ये सारी कहाँ से आ रही है, सर्बिया से, यानी सर्बिया पर उनको शक हुआ। ठीक, ऑस्ट्रिया assumed that Princip and fellow conspirator had received their guns and bombs in the Serbian capital with the help of Serbian officers. क्या समझ में आएगा, ऑस्ट्रिया हंगरी को क्या लगा कि जितने भी उनके पास गन्स आ रही हैं, बॉम्ब्स आ रहे हैं और जितनी उनके पास दिमाग आ रही है, ये सारी चीज़ें सर्बिया से आ रही हैं और उनके सर्बियन ऑफिसर्स, जो उनके ऑफिसर्स हैं, उनके थ्रू आ रही हैं। ठीक, इसके बाद ऑस्ट्रिया ने क्या एक्शन लिया वो देखते हैं। तो ऑस्ट्रिया सेंट अ स्टिफ अल्टीमेटम यानी वार्निंग टू सर्बिया फॉर apprehending the crimes and handing them over to Austrian government. अब क्या हुआ कि जैसे जैसे उन लोगों को शक बढ़ रहा था, जैसे जैसे कंफर्म हो रहा था कि हाँ यही लोग ने किया है, उन्होंने क्या ह्यूमिलेटिंग, क्या एग्रीमेंट भेजा कि आप अपनी सारी जितने भी हथियार हैं वो हमारे सामने डाल दीजिए। दूसरी चीज़, पहली चीज़।
दूसरी चीज़ ये कि आप अपने गवर्नमेंट कंट्रोल जितने भी हैं वो हम लोग को सरेंडर कर दीजिए, ठीक, बिना किसी वॉर के, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ऑस्ट्रिया हंगरी ने क्या किया, सारी चीज़ों पे बैन लगा दी। बैन किस पे, एंटी ऑस्ट्रियन पब्लिकेशन, जितनी भी पब्लिकेशन थी ऑस्ट्रिया के खिलाफ, ठीक, उस पे उन्होंने बैन लगा दिया। दूसरी चीज़, एंटी ऑस्ट्रियन स्कूल्स, जितने भी यूनियंस ग्रुप्स फॉर्म हो रहे थे, कहीं ना कहीं से तो फॉर्म हो रहे होंगे, किसी स्कूल से टीचिंग्स आ रही होंगी, तो वो सारा उन्होंने बैन करवा दिया, ठीक। और एंटी ऑस्ट्रियन मीटिंग्स, और जितनी भी मीटिंग्स थी इधर उधर की, उनको जहाँ पे भी पता चल रहा था वो सब उन्होंने बैन करवा दी, ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ, ये तो ऑस्ट्रिया के थ्रू एक्शंस लिए गए। सर्बिया ने क्या किया वो देखते हैं। तो ऑस्ट्रिया ने एक और चीज़ बोली, ऑल्सो रिक्वायर्ड टू टेक स्टेप टू सप्रेस ऑल रिवोल्यूशनरी मूवमेंट अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट। अब उन्होंने सर्बिया को ये वार्निंग दी, अल्टीमेटम दी कि अब जितनी भी आपकी प्लानिंग्स हैं उसको ख़त्म करिए, नहीं तो हम लोग अब वॉर में जाएंगे, ठीक। ऐसे करके एक तरीके से ऑस्ट्रिया चाह रही थी कि अब उनसे सर्बिया डर जाए, ठीक। द सर्बियन गवर्नमेंट, अब सर्बियन गवर्नमेंट ने क्या किया, सर्बिया ने क्या किया वो देखते हैं। तो द सर्बियन गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सम ऑफ द डिमांड्स। अब सर्बियन गवर्नमेंट ने कहा कि हम इनमें से कुछ जो चीज़ें हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और कुछ चीज़ें क्या ज़्यादातर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, तभी तो वॉर हुआ ना। तो सर्बियन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, ठीक। सर्बियन डिमांडेड हेल्प फ्रॉम रशिया। अब सर्बिया ने क्या किया, रशिया से मदद मांगी, ठीक। रशिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, वास्ट है, ठीक। अगर हम लोग मैप में देखें तो मैप में अगर हम लोग रशिया देखें तो रशिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जैसे ये देखिए, इतना एरिया तो पूरा रशिया ही कवर करके बैठी है, तो ये पूरा रशिया का एरिया था उस टाइम पर। तो रशिया काफ़ी वास्ट थी। अब जितनी वास्ट होगी उतनी वास्ट उसकी आर्मी वगैरह भी होगी, है ना। तो रशिया बहुत वास्ट थी। तो सर्बिया ने किससे हेल्प मांगा, रशिया से। अब देखते हैं उसके बाद क्या होता है। यस, तो सर्बिया ने हेल्प मांगी रशिया से, रशिया ने क्या कहा वो देखेंगे। रशिया वो फाइंडिंग अ वे, रशिया एक तरीके से मौका ढूंढ रहा था, ठीक है, वॉर में एंट्री करने से, और उसको ये चाह रहा था कि अब किसी तरह तो वो इन्वॉल्व हो ही जाए। तो रशिया को मौका मिल गया, है ना, तो रशिया ने हाँ कर दी, ठीक। तो रशिया चाहता था कि वो पॉलिटिकल चीज़ों में वो किसी तरीके से इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, रशिया अग्रीड टू हेल्प सर्बिया। अब रशिया भी इसमें धीरे धीरे शामिल हो गया और रशिया ने हाँ कर दी उसमें मदद करने से, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अब दूसरी तरफ क्या हुआ, एक बार पहले इसको चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। हम लोग इसको एक बार चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या आया था, जर्मनी ने शुरू किया था चीज़ें। उसके बाद जर्मनी के बाद कौन एंट्री लिया था, ब्रिटेन, ठीक है। तो सबसे पहले आया जर्मनी, जर्मनी के बाद आया इंग्लैंड, ठीक। उसके बाद आया ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के बाद आया सर्बिया, सर्बिया के साथ साथ आया रशिया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है फिर। सर्बिया के बाद कौन आया, रशिया आया। उसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी गोज टू जर्मनी। अब ऑस्ट्रिया हंगरी ने किससे मदद मांगी, जर्मनी से मांगी, ठीक है। एक तरीके से साइकिल चल रही पूरी, मैं तुम्हारी मदद करूँ तुम मेरी करो। तो ऑस्ट्रिया हंगरी किसके पास गया, जर्मनी के पास गया। उसके बाद क्या होता है, अब जर्मनी के पास क्यों गया था, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने क्या बताया था, ट्रिपल अलायंस, है ना। तो ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल आर्ट के थ्रू क्या था कि तीन डिवाइडेड थी चीज़ें, है ना। तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी एक तरफ थी, वो साथ साथ इटली थी।
उसके अलावा ब्रिटेन, रशिया और फ्रांस, ये सारी चीज़ें एक तरफ थी, तो सारी कंट्रीज डिवाइडेड थी। तो उस ट्रीटी के थ्रू सब लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे और मौका ढूंढ रहे थे वॉर में इन्वॉल्व होने का। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने जर्मनी से हेल्प मांगी और सर्बिया ने किससे मांगी, रशिया से हेल्प मांगी। ठीक, ये दो ग्रुप हो गए फॉर्म। अब नेक्स्ट क्या होता है ये देखते हैं। तो अब ट्रीटी के थ्रू हो रहा है सब कुछ। ठीक है, पहले ही सबने ट्रीटी साइन इन करा के रखी थी। तो जर्मनी गेव ऑस्ट्रिया हंगरी अ ब्लैंक चेक। अब हमारा जर्मनी जो है इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि हम ही जीतेंगे, सब कुछ होगा, इतने ज़्यादा ग्रीडी थे कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे ऑस्ट्रिया की मदद के लिए हाँ कर दी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक तरीके से उनको ब्लैंक चेक दिया गया कि आप जो भी करिए हम आपके साथ हैं। तो ये सारे प्रोमिसेस किसके थ्रू दिए गए थे, ये दिए गए थे जर्मनी के थ्रू ऑस्ट्रिया हंगरी को। ठीक है, कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है, जर्मनी ने सबसे पहले शुरू की ग्रीडी, अपना जो ग्रीड के उससे जो अपने कॉलोनीज बनानी शुरू की, जर्मनी ने शुरू किया। दूसरी बात, उसमें कंपटीशन में और सारी चीज़ें आने लगी, फ्रांस उसने स्टेप किया, फ्रांस ने अपना पैर डाला। उसके बाद आया ब्रिटेन आया, ऐसे करके और भी कंट्रीज़ ने अपनी कॉलोनीज़ बनाई। यहाँ तक तो ठीक था। दूसरी चीज़, कंपटीशन बढ़ने लग गया आर्मीज़ को लेके, नेवी वगैरह को लेके, यहाँ तक भी ठीक था। तीसरी चीज़ आया जो असैसिनेशन हो गया ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस का। ठीक, सर्बिया के थ्रू हुआ, ये ऐसा अज्यूम किया जा रहा था। ठीक, तो सर्बिया ने किससे हेल्प मांगी, रशिया से। अब रशिया भी इन्वॉल्व हो गया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने किससे मांगी, जर्मनी से। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, रशिया तीनों अभी तक इन्वॉल्व हो गए। अब नेक्स्ट क्या हुआ, जर्मनी ने क्या किया, एक तरीके से ब्लैंक चेक दे दिया, हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोले कि ब्लैंक चेक दे दिया कि आपको जो करना है आप करिए, हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया हंगरी कुछ भी अगर करती तो जर्मनी उसके साथ होता अकॉर्डिंग टू दी एग्रीमेंट। ठीक है, जर्मनी ने अपना प्रॉमिस रखा। उसके बाद दे एग्रीड टू हेल्प ऑस्ट्रिया हंगरी एट एनी कॉस्ट, यहाँ तक तो ठीक है। ऑस्ट्रिया हंगरी एंड जर्मनी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन सर्बिया। अब ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी ने मिलके सर्बिया पे वॉर का वो कर दिया, यानी वॉर के लिए उन्होंने अटैक कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि अब वॉर होगी। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी ने वॉर का डिक्लेयर कर दिया, किसके ऊपर, सर्बिया के ऊपर। नेक्स्ट, रशिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी। अब जैसे जैसे भाई सब लोग एक दूसरे के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं, वैसे वैसे बढ़ते जा रहा है। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं असैसिनेशन तक। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कैसे कैसे सबने वॉर डिक्लेयर किया। ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इसको फिर से देख लीजिएगा क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आपको अच्छे सन में आ जाएगा 2-3 बार देखने में। और चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे हम लोग और चीज़ें पढ़ेंगे, किस किस वे में जर्मनी ने, रशिया ने अपना अटैक किया, कौन सा ब्रेन यूज़ किया, कैसे ब्रेन यूज़ किया, हम लोग वो देखेंगे। तो अभी हम लोग के लिए इतना इनफ है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सी कंट्री ने किसको किसको अटैक करने के किसको किसको अटैक किया। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड।